हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत कुमार वर्मा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इधर जो हम सभी लोगों ने प्रयास किया है, हमारी पूरी टीम ने, कि यूजीसी नेट, जुडिशरी और यूपीएपीओ के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जुडिशरी से संबंधित हैं, नेट से संबंधित है, और सब्जेक्ट आपका अगर वो लॉ है तो लॉ सब्जेक्ट में हमने जो शुरुआत की है नेट के सेकेंड पेपर की और फर्स्ट पेपर की भी बहुत सारी हमारे पास जो ऐसे अनुभव रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके 50 नंबर के पेपर में आपको 30+ स्कोर करने के लिए आपको बताया जाएगा। और ये जो पेपर है कहीं ना कहीं जो आपका जून में होने वाला है, इस जून के पेपर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो गूगल मीट पे क्लासें हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो सारी क्लासें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। और जो हमारा सब्जेक्ट ला का यहाँ पे शुरू हो रहा है यूट्यूब चैनल पे, वो जुरिस्प्रूडेंस है, यानी कि विधि शास्त्र आपको पढ़ना है। और विधि शास्त्र मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा दिसंबर 2023 में फर्स्ट अटैम्प्ट में यूजीसी नेट हमने क्लियर किया, और उसके बाद हमारी यात्रा जुडिशरी की तैयारी की तरफ यूपी चली। और यूपी की जुडिशरी जैसे आपको पता है कि 2022 के बाद कोई वैकेंसी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं इस समय कार्यरत हूँ। और इसी के साथ हमने शुरुआत की कि कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने एलएलएम कर रहे हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या एलएलएम के साथ वो चाहते हैं कि हमारा नेट क्लियर हो जाए और हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो उन सभी बच्चों के लिए हमने सोचा कि कहीं ना कहीं जो वो डेप्थ, जो वो तकनीकीपन जो यूजीसी नेट के पेपर सेकंड में ला में आपको देखने को मिल रहा है, उस तकनीकी को आपको सिखाया जाए और आपको केवल और केवल पेपर को किस तरीके से, जो 100 नंबर का आपका ला का पेपर और 50 नंबर जो आपको फर्स्ट पेपर में देखने को मिल रहा है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए और किस तरीके से उसमें बेहतर अंक लाए जा सके, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि यूजीसी नेट के पेपर को निकालना और 6% नेट में शामिल होना काफ़ी इस समय टेढ़ी खीर होती चली जा रही। तो उसका एक ही कारण है कि जो भी हमने वीडियो एनालिसिस की है यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं जो डेप्थ चाहिए, जहाँ कहाँ हमें चाहिए कि इस डीपनेस के ना साथ हम पढ़ें, वहाँ पे लोगों को उस डेप्थ के साथ कंटेंट नहीं दिया जा रहा है या वहां तक लोगों की सोच नहीं पहुंच रही है। तो उसी के संबंध में हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम आपको उस बात को समझा सके या उस डेप्थ में उतार सके कि आप यूजीसी नेट के पेपर में अच्छा कर सके। और उसके साथ जुडिशरी के एग्जाम में भी, जहां पे भी विधिशास्त्र, जहां पे यूजीसी नेट के पेपर और लाख का पेपर, चाहे आप पीएचडी एंट्रेंस में जा रहे हैं वहां पे भी विधिशास्त्र आप देख रहे हैं, चाहे आप कल एलएलएम का एग्जाम देंगे, एलएलएम के एग्जाम में भी यूजीसी नेट के पेपर में आपको कहीं ना कहीं ये जो पेपर आने वाला है, ये सारे पेपर आप जो जुडिशरी के एग्जाम में है या नेट के एग्जाम में है, वही पेपर उसी पैटर्न पे, उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, जो अच्छे संस्थान हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि विधिशास्त्र को एलएलएम एंट्रेंस और पीएचडी एंट्रेंस में भी पूछा जा रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम विनीत कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम विनीत वर्मा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको इससे फायदा ये मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो विधि के क्षेत्र में जो मेरा एक छोटा सा प्रयास है और आप लोगों तक सही कंटेंट पहुंचे। यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है हम वीडियो में आपको नहीं दे पा रहे हैं, आपको हम नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल साइन ला ग्रुप पे ज्वाइन करिए। और शुरू करते हैं हम अपना विधिशास्त्र एक सब्जेक्ट। तो आपने देखा कि इस सब्जेक्ट का नाम है विधिशास्त्र यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो विधि का शास्त्र यानी कि ऐसा शास्त्र होगा जो विधियों से संबंधित होगा। यानी कि विधि शास्त्र के शाब्दिक अर्थ को अगर देखा जाए तो ये विधि और शास्त्र यानी विधियों का शास्त्र होगा। यहाँ पे आप विधियों के शास्त्र को पढ़ेंगे। जिस तरीके से आपने अपने सब्जेक्टों को देखा, आप धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो वहां पे धर्म ग्रंथों का हम पूरी तरीके से
संकलन को देखते हैं और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, ऐसे बहुत से शास्त्र हैं जिनका अध्ययन करते हैं। उसी तरीके से समाज को संचालन करने के लिए जो हमारी विनियमों की और जो हमारी विधि व्यवस्था के लिए जो बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनके संकलन के अध्ययन को, यानी विधियों के संकलन के अध्ययन को विधिशास्त्र कहा जाता है। तो विधिशास्त्र को बहुत से, ये एक आपकी सामान्य परिभाषा हुई कि विधियों के संकलन के अध्ययन को विधिशास्त्र कहा जाता है। और इसी विधिशास्त्र को कई विद्वानों ने अपने उस समय और काल और परिस्थिति के अनुसार जिस तरीके से उन्होंने विधिशास्त्र को देखा उस समय, उस तरीके से विधिशास्त्र को परिभाषित करने का काम किया। तो आप देखते हैं कि विधिशास्त्र जो है वो किस देश से, यानी कि उसकी शुरुआत हुई। विधिशास्त्र का शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप देखते हैं कि विधिशास्त्र की शुरुआत जो रोमन काल से हुई, यानी कि रोम से विधिशास्त्र की शुरुआत हुई। फिर हम आते हैं कि विधिशास्त्र यानी जूरिस और प्रूडेंस, दो शब्दों से मिलकर जूरिप्रूडेंस बना है। तो जूरिस यानी कि विधि और प्रूडेंस यानी कि ज्ञान, यानी विधि के ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? जूरिप्रूडेंस। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन विधि का कैसा ज्ञान होगा? क्या विधि के ज्ञान को ही कहा जाएगा विधिशास्त्र? नहीं। तो आप वहां पे देखते हैं कि विधि का क्रमबद्ध ज्ञान, यानी कि जो विधि का क्रमबद्ध ज्ञान होगा उसे हम क्या कहेंगे? विधिशास्त्र। तो आप देखते हैं कि विधिशास्त्र शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई। एक तो जूरिस यानी कि विधि, दूसरा प्रूडेंसिया यानी ज्ञान। आपने देखा कि जूरिस का अर्थ है विधि और प्रूडेंसिया का अर्थ है ज्ञान। तो इन दोनों के शाब्दिक अर्थ का जो है वो है विधि का ज्ञान। फिर आप देखते हैं कि विधि का जो ज्ञान है, इतनी ही बात कह देने से विधिशास्त्र की परिभाषा कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं होती है। फिर आप देखते हैं कि जो विधि का क्रमबद्ध ज्ञान होगा वही कहीं ना कहीं विधिशास्त्र होगा। विधि के क्रमबद्ध ज्ञान से हमारा तात्पर्य है कि जैसे कि हमने विज्ञान की परिभाषा पढ़ी है, क्योंकि जब तक किसी विधियों का, जब आप विधिशास्त्र को देखते हैं और आप देखते हैं कि ये विधियों का शास्त्र है, यानी कि विधियों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, कहीं ना कहीं उसके शास्त्र की ये बात करता है। तो यहाँ पे हम जब विज्ञान की परिभाषा पढ़ते हैं तो विज्ञान की परिभाषा में हमने देखा कि प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा, यानी हम प्रयोग वहां पे करते हैं और परीक्षण करते हैं, कहीं ना कहीं प्रयोग और परीक्षणों के द्वारा जो क्रमबद्ध ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। तो उसी भाषा में, यानी कि जब तक वैज्ञानिकता के प्रमाण पत्र पे, वैज्ञानिकता के मानक पे अगर कोई भी चीज प्रमाणित नहीं हो जाती है, तब तक उस विषय का हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब विधि का क्रमबद्ध ज्ञान होता है तो कहीं ना कहीं वो विधिशास्त्र के रूप में हमें होगा। तो इस तरीके से कहा कि विधि का क्रमबद्ध ज्ञान ही हमारा जो है विधिशास्त्र है। और जूरिस दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि जूरिप्रूडेंस जो है आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, विधि और ज्ञान। और विधि का ज्ञान और विधि का ये क्रमबद्ध ज्ञान होगा। फिर आपने देखा कि विधिशास्त्र का जो जन्म हुआ है वो रोम में हुआ है, यानी कि विधिशास्त्र का जन्म रोम में हुआ है। फिर आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो प्राकृतिक विचारधारा है, जब आप विधिशास्त्र में पढ़ेंगे विचारधाराओं के बारे में, या जो आपकी स्कूल है पांच, उस पांचों स्कूल को कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्कूल किस काल में उसका जन्म हुआ। तो आप इसमें प्राकृतिक विचारधारा के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक विचारधारा का जो उदय हुआ, यानी कि उसकी उत्पत्ति हुई, वो आपने वहां पे देखा कि यूनान काल से हुई। तो अगर विधिशास्त्र में पूछा जा रहा है कि विधिशास्त्र का जन्म कहां से हुआ, तो वो रोम से हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि विधिशास्त्र की बहुत से विधिशास्त्री हुए, उन्होंने विधिशास्त्र की अपनी एक परिभाषा दी। तो विधिशास्त्र की परिभाषा में सबसे पहले एक विधिशास्त्री हुए अल्पियन। और अल्पियन ये रोमन विधिशास्त्री थे। अल्पियन ने अपनी पुस्तक डाइजेस्ट लिखी और उस पुस्तक में उन्होंने परिभाषा दी कि मानवीय एवं देवी चीजों का ज्ञान तथा न्याय व अन्याय का विज्ञान। यानी कि उन्होंने बोला कि विधिशास्त्र केवल जो है उचित और अनुचित का विज्ञान है, यानी कि क्या उचित है और क्या अनुचित है उसको इन्होंने बताया कि विधिशास्त्र है। फिर इन्होंने जो अपनी परिभाषा को, जो उचित और अनुचित की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इसका अर्थ बहुत ही व्यापक है। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में क्या उचित है और क्या अनुचित है, उनके
ज्ञान को ही विधि शास्त्र कहा जाता है। यानी कि जब उचित की बात आती है, अनुचित की बात आती है, कहीं ना कहीं आप इस परिभाषा को देखेंगे कि इसका जो अर्थ है वो दार्शनिक अर्थ है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसका जो अर्थ है कहीं ना कहीं वो नैतिक नियमों से उत्प्रेत है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जो एक तरीके से सामाजिक परिभाषा है। यानी इन्होंने जो क्षेत्र कवर किया तो आपने देखा कि वो क्षेत्र को कवर करते हैं, वो एक तो नैतिक क्षेत्र को भी बता रही है कि उचित और अनुचित क्या है, नैतिकता में ही आप देखते हैं। फिर आप इनके दार्शनिक दृष्टिकोण को भी इस परिभाषा के अंतर्गत देखते हैं और फिर इनके एक सामाजिक दृष्टिकोण को भी इस परिभाषा के अंतर्गत देखते हैं। तो अल्पियन ने कहा उचित और अनुचित के विज्ञान को ही इन्होंने बताया कि वो विधि शास्त्र है। फिर एक व्यक्ति हुए सिसरो महोदय ने, और सिसरो महोदय ने अपनी जब परिभाषा दी और उन्होंने बोला कि विधि शास्त्र क्या है, तो उन्होंने कहा कि विधि शास्त्र केवल और केवल दार्शनिक पक्ष है। विधि शास्त्र का जो अध्ययन करेंगे कहीं ना कहीं उसके दार्शनिक पक्ष की बात सिसरो महोदय ने किया। फिर एक विधि शास्त्री आपके हुए जो सामंत महोदय हैं। सामंत महोदय ने जब विधि शास्त्र की परिभाषा की तो उन्होंने कहा कि विधि शास्त्र जो है नागरिक विधि का विज्ञान है। यानी उनका नागरिक विधि यानी सिविल विधि से उनका तात्पर्य था कि ये केवल और केवल नागरिकों के लिए बनाया गया विज्ञान है। और उनका विज्ञान से तात्पर्य यही था कि कहीं ना कहीं समाज की गतिविधियां, समाज में शासन करने वाले लोग या समाज में शासित होने वाले लोगों के लिए ही ये कानून बनाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे उनकी सभ्यता आचरण के नियमों को कहीं ना कहीं वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने नागरिकों के विज्ञान के रूप में देखा। तो सामंत महोदय की जो परिभाषा थी वो थी नागरिक विधि के विज्ञान को बताते थे। फिर एक विधिशास्त्री हमारे पैटर्न महोदय आए। पैटर्न महोदय ने विधिशास्त्र की जब परिभाषा दी तो उन्होंने कहा कि विधिशास्त्र विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है। यानी कि विधिशास्त्र में हम देखते हैं कि विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करते हैं। चाहे आपने देखा कि विधिशास्त्र में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आप कब्जे के बारे में पढ़ेंगे, स्वामित्व के बारे में पढ़ेंगे, अधिकार और दायित्व के बारे में पढ़ेंगे, विधि के स्रोत क्या है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जितनी भी विधियां हमारे सामने हैं, चाहे वो आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है या गुड्स ऑफ सेल्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, कहीं ना कहीं जितनी भी विधियां आपके समक्ष हैं वो कहीं ना कहीं विधिशास्त्र से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। कहीं ना कहीं वो विधिशास्त्र से ही संबंध रखती है, क्योंकि विधियों के शास्त्र का अध्ययन ही विधिशास्त्र कहलाता है। और विधिशास्त्र के अंतर्गत जो पैटर्न महोदय ने बहुत व्यापक परिभाषा दी, उस व्यापक परिभाषा में बताया कि विधिशास्त्र विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है। यानी विधि के विभिन्न प्रकारों का यहाँ पे अध्ययन विधिशास्त्र में किया जाता है, वो पैटर्न महोदय ने किया। अभी आपने एक परिभाषा देखी अल्पियन महोदय को, जिन्होंने विधिशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि विधिशास्त्र उचित एवं अनुचित का विज्ञान है। फिर आपने देखा कि एक व्यक्ति हुए पैटर्न महोदय, जिन्होंने विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन कहा। फिर एक व्यक्ति थे जो सामंत को आपने देखा कि सामंत ने कहा कि विधिशास्त्र नागरिक विधि का विज्ञान है। यानी कि सभी व्यक्ति ने जिस तरीके से देखा, एक ने विभिन्न प्रकारों को देखा तो पैटर्न महोदय ने विभिन्न प्रकार से विधियों का अध्ययन के रूप में देखा। एक व्यक्ति है अल्पियन महोदय जो उचित और अनुचित रूप से विज्ञान के रूप में विधिशास्त्र को देखते हैं। फिर एक सामंत महोदय हुए जो नागरिक विधि के विज्ञान के रूप में देखते हैं। फिर एक कीटन महोदय ने आपने पढ़ा कि वो दार्शनिक पक्ष के रूप में विधिशास्त्र को देखते हैं, कि विधिशास्त्र के अंतर्गत हम दर्शन को पाते हैं, कहीं ना कहीं हम दर्शन को खोज करते हैं। तो उन्होंने अपनी बात कही। तो ऐसे बहुत से विधिशास्त्री हैं जिन्होंने जिस रूप में उस समय महसूस किया और उस तरीके से उन्होंने विधि को पाया, तो कहीं ना कहीं विधिशास्त्र के अध्ययन के रूप में उनको कहा। फिर अगला हम देखते हैं एक डायस महोदय है। डायस महोदय ने कहा कि विधिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के रूप में निरूपित किया। यानी कहा कि इन्होंने विधिशास्त्र कुछ नहीं है, केवल और केवल एक तरीके से विधि की शिक्षा दी जाती है और उसका प्रशिक्षण वही विधिशास्त्र है, जिस विधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि विधि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और विधि की शिक्षा दी जा रही है, उसी को इन्होंने विधिशास्त्र कहा। तो याद कर लेना हमें कि डायस महोदय ने कहा है कि विधिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के रूप में विधिशास्त्र की परिभाषा को इन्होंने परिभाषित किया। फिर एक अरस्तु महोदय हैं। अरस्तु महोदय ने विधिशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा कि विधि मनोभावों से मुक्त तर्क है। यानी इन्होंने कहा कि जो हमारे मन के मनोभाव होते हैं उनसे मुक्त जो तर्क हमारे समक्ष आते हैं, जो हम तर्क दे पाते हैं, कहीं ना कहीं विधिशास्त्र का अध्ययन
उस रूप में हम देखते हैं। इन्होंने कहा कि जो हमारे मनोभाव के तर्क हैं, जो विधि मनोभावों से मुक्त तर्क है, वही विधि शास्त्र है। ये आपके अरस्तु महोदय हो गए। फिर डीन रास्को पाउंड थे। रास्को पाउंड ने कहा कि विधि शास्त्र कुछ नहीं है, विधि का विज्ञान है। यानी कि हर व्यक्ति ने अपने तरीके से, जिस तरीके से उस समय उन्होंने देखा, यानी कि अगर आप उस समय होते, अगर आप देखते कि विधि शास्त्र के अंतर्गत हम कानूनी जितनी भी विधियां हैं उनका कहीं ना कहीं दर्शन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपराधिक विधि है, कहीं वो सिविल विधि है, यानी कि विभिन्न प्रकार की हैं। तो आप अगर होते उस समय तो आप भी किसी न किसी तरीके से एक परिभाषा को जिस नजर से देखते तो एक अपनी परिभाषा करते। तो उसी समय के जो विधिशास्त्री थे, इसको याद करना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आपको बस ये देखना है कि कहीं ना कहीं जो विधिशास्त्री थे उस जिस तरीके से उस समय विधि को समझते थे, उस तरीके से वो अपनी विधि की परिभाषा को दिए। तो रास्को पाउंड ने कहा कि विधि का विज्ञान ही विधिशास्त्र है, यानी कि विधि का विज्ञान। अभी विज्ञान शब्द आपने देखा कि नागरिक विधि के विज्ञान में सामंत महोदय ने बात की। फिर एक व्यक्ति हुए जो रास्को पाउंड ने, इन्होंने सिर्फ विधि का ज्ञान कहा, विधि का ज्ञान ही विधिशास्त्र है। तो एक तरीके से देखा। अगली परिभाषा आप जूलियस स्टोन महोदय की देखा। जूलियस स्टोन महोदय ने कहा अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता के रूप में, इन्होंने विधिशास्त्र के रूप में देखा कि अधिवक्ताओं की जो बहिर्मुखता होती है कहीं ना कहीं वही विधिशास्त्र है। यानी कि अधिवक्ता जब भी न्यायालय में अपने मामले के संबंध में जो भी विधिक संकल्पनाओं की, विधिक सिद्धांतों का या विधिक चीजों की अपने बात को कहने के लिए जो उन प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो बहिर्मुख से जो बातें आती हैं, सिद्धांत आते हैं, विधि की जो संकल्पनाओं को कहते हैं, कहीं ना कहीं वही विधिशास्त्र है। यानी कि इन्होंने जो विधिशास्त्र के रूप में देखा तो कहीं ना कहीं ये अधिवक्ता समाज से प्रेरित थे। इन्होंने कहा, देखा होगा कि कहीं ना कहीं सारी विधियों की जानकारी, सारी विधियों का अध्ययन एक अधिवक्ता महोदय करता है, और अधिवक्ता महोदय उस बात को जो उसके समक्ष जो चीजें चल रही थी, कहीं ना कहीं उन चीजों में आपने देखा कि वो चाहते थे, उन्होंने उस बात को देखा कि कहीं ना कहीं जो विधि है और विधिशास्त्र जो है वो सबसे अच्छा अधिवक्ता जानते हैं। अधिवक्ता उस संकल्पना को, उस सिद्धांत को कहीं ना कहीं बहिर्मुखता के साथ निरूपित करता है। फिर एक व्यक्ति हुए हालैंड महोदय। हालैंड महोदय ने कहा वास्तविक विधिक औपचारिक विज्ञान के रूप में निरूपित किया। यानी कि हालैंड ने कहा कि औपचारिक विज्ञान ही आपका विधिशास्त्र है। यानी कि वास्तविक विधिक औपचारिक विज्ञान के रूप में हालैंड, यानी आपको अगर हालैंड की परिभाषा को याद करना है कि औपचारिक विज्ञान के रूप में आपने हालैंड की परिभाषा देखी। विज्ञान जितने भी लोगों ने प्रयोग किया, एक सामान्य ने नागरिक विधि का विज्ञान कहा, आपने देखा हालैंड औपचारिक विधि का विज्ञान के रूप में देखते हैं किसको, विधिशास्त्र को। और एक व्यक्ति हुए जो आपने देखा कि रास्को पाउंड, वो विधिक विज्ञान के रूप में देखते हैं। तो जितने लोगों ने विज्ञान का प्रयोग किया। फिर एक व्यक्ति हो गए ग्रे महोदय ने जब विधिशास्त्र की परिभाषा की तो उन्होंने पार्थिव शब्द का प्रयोग किया कि विधिशास्त्र पार्थिव विज्ञान है। यानी कि पार्थिव विज्ञान के बारे में बात किसने की, तो आपको देखना होगा कि ग्रे महोदय ने पार्थिव विज्ञान के रूप में विधिशास्त्र को परिभाषित किया। फिर एक व्यक्ति हैं एलन महोदय। एलन महोदय ने विधिशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा कि ये वैज्ञानिक संश्लेषण है। यानी कि वैज्ञानिक विधिशास्त्र क्या है, एक वैज्ञानिक संश्लेषण है। इन्होंने वैज्ञानिक संश्लेषण के रूप में विधिशास्त्र को परिभाषित किया। तो यानी कि आपने देखा कि सामंत महोदय नागरिक विज्ञान के रूप में कह रहे हैं, एलन महोदय वैज्ञानिक संश्लेषण की बात कर रहे हैं। आपने देखा कि जो आपके हालैंड महोदय हैं वो औपचारिक विज्ञान के रूप में विधिशास्त्र को परिभाषित करते हैं। यानी कि हमें वो अंतर समझना है। अगर यूजीसी नेट का पेपर पास करना है, अगर औपचारिक विज्ञान वहां पे आ रहा है, नागरिक विज्ञान आ रहा है, कहीं ना कहीं वहां पे जो संश्लेषणात्मक विज्ञान के रूप में विधिशास्त्र को देखा, विधि के विज्ञान के रूप में विधिशास्त्र को किसने परिभाषित किया, आपको मैचिंग करने की बात आ रही। तो कहीं ना कहीं एक ही वर्ड से एक ऐसा आपको वर्ड ढूंढना होगा हर एक जूरिस्ट की परिभाषा में जो उनको अलग करता है, जो आपके वहां पे नंबर सही कराएगा। तो जब आपने सामंत को देखा तो सामंत ने नागरिक विधि का विज्ञान कहा। जब आपने एलन को देखा तो उन्होंने संश्लेषणात्मक विज्ञान के रूप का। जब आपने हालैंड को देखा तो उन्होंने औपचारिक विज्ञान के रूप में विधिशास्त्र को परिभाषित किया। जब आपने बात की रास्को पाउंड की तो ये विधिक विज्ञान के रूप में विधिशास्त्र को
परिभाषित करते हैं। तो जितने भी जगह पे विज्ञान, और ग्रे महोदय ने पार्थिव विज्ञान के रूप में विश्वास को परिभाषित किया। यानी कि जितने भी यहाँ पे जो साइंस वर्ड का यूज किया है, तो सभी को आपको ध्यान में रखना है कि किसने, किस विश्वासशास्त्री ने किस रूप में विज्ञान के रूप में विश्वास को देखा। फिर एक कीटन महोदय हैं, इन्होंने कहा कि विधि के सामान्य सिद्धांतों का विज्ञान है। यानी कि जो जनरल साइंस की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं कीटन महोदय ने विश्वास को देखा कि ये सामान्य सिद्धांतों का विज्ञान है। यहाँ पे सामान्य सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का विज्ञान ही विधिशास्त्र है, इन्होंने बताया। फिर एक व्यक्ति है बेंथम। बेंथम महोदय ने व्याख्यात्मक और निश्चयात्मक दो वर्डों का प्रयोग करते हैं कि ये या तो किसी बात की व्याख्या करती है या किसी बात को निश्चय रूप में बताती है, ऐसी शाखा को विधिशास्त्र इन्होंने कहा। यानी कि जब हमें वर्ड वहां पे व्याख्यात्मक मिलेगा, निश्चयात्मक मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो परिभाषा बेंथम से जुड़ी हुई होगी। फिर आपने देखा कि आइंस्टीन महोदय ने कहा, तो आइंस्टीन महोदय ने जो विश्वास की परिभाषा की उन्होंने वास्तविक विधि का दर्शन के रूप में विश्वास को परिभाषित किया। यानी कि उन्होंने बोला कि वास्तविक विधि का जो दर्शन है वही विश्वास्त्र है। वास्तविक विधि का जो दर्शन उन्होंने देखा कि उस समय जो विश्वास की परिभाषा को परिभाषित करते हुए आइंस्टीन महोदय ने कहा कि जो वास्तविक विधि का दर्शन है कहीं ना कहीं वही विधिशास्त्र है। फिर आप लास्की को देखते हैं, तो लास्की महोदय ने विधि का नेत्र कहा विधिशास्त्र को। यानी कि कहीं ना कहीं इनको ये बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम अपनी आंखों से कहीं ना कहीं चीजों को देखते हैं, तो उसी तरीके से जो विधिशास्त्र है सभी विधियों को देखने का काम करती है। यानी उसका नेत्र है, यानी नेत्र से ही सभी चीजों को दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं जो विधिशास्त्र में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमें इसलिए विधि के अंतर्गत ये नेत्र की बात करते हैं। लास्की महोदय, आप सभी को इन सभी परिभाषाओं को याद करने की मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे आपको ये सारी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। फिर कार्ल लेविन ने कहा कि विधिशास्त्र विधि की तरह बड़ा और उससे भी बड़ा है। यानी कि इन्होंने बोला कि जिस प्रकार से विधि बड़ी होती है उसी प्रकार से विधिशास्त्र बड़ा है। यानी विधिशास्त्र विधि से बड़ा, विधि से बड़ा और विधिशास्त्र उससे भी बड़ा है। यानी कि विधि बहुत बड़ी आपको दिखाई देती है और उससे भी बड़ा विधिशास्त्र है। यानी क्योंकि विधियों के अध्ययन करते हैं और विधियों के अध्ययन को लेकर ही हम विधिशास्त्र का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर विधि बहुत बड़ी होती है तो विधिशास्त्र उससे भी बड़ा बात, उससे भी बड़ा है अध्ययन। इसलिए इन्होंने जो हमारे एक जूरिस्ट हुए कार्ल लेविन महोदय ने, उन्होंने कहा कि विधिशास्त्र विधि की तरह बड़ा और उससे भी बड़ा है। फिर एक विधिशास्त्री आते हैं जेरोम फ्रैंक, इन्होंने जो बात कही कि विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता ही एक विधिक कपोल कल्पना है। यानी इन्होंने कहा कि विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक कपोल कल्पना है। अगर इन्होंने जो विश्वास को परिभाषित करते हुए कहा कि विधि तो एक तरीके से अनिश्चित है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि विधि निश्चित है, वो एक कपोल कल्पना है, वो बात करते हैं जेरोम फ्रैंक महोदय ने। तो एक तरीके से आपने देखा कि विधिशास्त्र के बहुत से विधिशास्त्री आए और बहुत से विधिशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी। तो जितनी भी यूजीसी नेट में पूछी जा रही है या जितनी भी पूछी जा चुकी है परिभाषाएं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं में से हर बार आपको मिलता है। बस आपको याद करने में देखना है कि जूरिस्प्रूडेंस दो शब्द, ये लगभग सभी जो भी विधि के छात्र हैं उन सभी को इन दोनों शब्द जूरिस और प्रूडेंसिया दो शब्दों से मिलकर बना, उसे विधिशास्त्र कहा जाता है। सबसे ज्यादा आप अगर देखेंगे आपकी जरूरत क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट आपके यूजीसी नेट में 30 पेपर है, लंबा सिलेबस है, कहीं ना कहीं आप वो देखेंगे ये पाठ्यक्रम को रिवीजन कितना आप कर रहे हैं, और रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से। जितना आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जितना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए उसी थ्योरी को पढ़ेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। मेरे जितने 2 स्टूडेंट पिछली बार जो नेट क्वालिफाई हुए, तो उनको सिर्फ यही इसीलिए वो क्वालिफाई किए क्योंकि वो दिन भर जितना पढ़ते थे, उनका टाइम था कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो अगर दिन में हम 8 घंटे पढ़ाई करके हमारे पास अगर ये पढ़ाई हमारी 8 घंटे की रात 8 बजे खत्म हो जाती है, तो ये रात 8 बजे खत्म हो जाती है या 10 बजे खत्म हो रही थी, तो उन्होंने उसको कर लिया कि ये जितनी भी पढ़ाई है हम भले ही 6 घंटे करेंगे लेकिन ये रात को 7 बजे तक ही खत्म कर लेंगे। अगर सुबह से शाम तक हम पढ़ाई करते हैं तो शाम को 7 बजे ही ये सारी पढ़ाई खत्म कर लेंगे।
यानी कि 6 घंटे ही आप यूजीसी नेट को दे दिए। यानी कि सुबह आप 5 से उठते हैं, 8 से उठते हैं, 10 होते हैं, लेकिन आपका जो 6 घंटे का शेड्यूल है, 6 घंटे में आप कम से कम 2 घंटे फर्स्ट पेपर और 4 घंटे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से ये आपकी जो यात्रा है ये आपका जो है सफल होगी। इसके पीछे किस रणनीति को काम किया, जो मेरे बच्चे थे, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, उसका एक ही तरीका हमने देखा कि अगर हम 6 घंटे पर डे पढ़ेंगे और उस 6 घंटे में 2 घंटे आप फर्स्ट पेपर पढ़िए और 4 घंटे आप सेकेंड पेपर पढ़िए। ये सभी जगह पे लागू होता है, चाहे जो आपका सब्जेक्ट हो। अब 2 घंटे फर्स्ट पेपर पढ़िए और 4 घंटे आप जो है अपना सब्जेक्ट पढ़िए। सब्जेक्ट में आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए कि ये जो 100 क्वेश्चन है, इस 100 क्वेश्चन में आप 70 प्लस स्कोर करें। यानी 70%, 70 प्लस अगर यहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं और यहां पे आप हमेशा अगर नेट या जीआरएफ तक जाना चाह रहे हैं तो आप 30 प्लस क्वेश्चन करने की करिए। और 30 प्लस क्वेश्चन करने में जो फर्स्ट पेपर आपका है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट पेपर में आपका 30 प्लस कैसे होगा। इसका एक तरीका बहुत ही सिंपल है। आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी संस्थान से आप फर्स्ट पेपर, बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, उसका एक ही तरीका है कि फर्स्ट पेपर में आप कैसे 30 नंबर लाएंगे। फर्स्ट पेपर में आप कैसे 30 नंबर लाएंगे, तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आप कितने भी यूट्यूब चैनल पढ़िए, कितनी भी केवीएस मैदान पढ़िए, कहीं से पढ़िए, वो आपका मायने नहीं रखता है। आप सबसे पहले PYQ ये एक आपका है और PIQ आपको लगाना है जो प्रीवियस ईयर पेपर आपसे पूछे गए हैं, और उसमें आपको देखना है कि यूनिट वाइज। अब ये यूनिट देखिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन, एक साल का जो लास्ट आपने दिया हो, जो लास्ट आपको देना है उस साल का आप यूथ कंपटीशन का PIQ के आप क्वेश्चन पेपर लीजिए और एक एक यूनिट के जो 5-5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आप पढ़िए और उसकी थ्योरी जो आपका उस आंसर में दिया गया है उसको लिखिए, उसको एनालिसिस करिए। एक ये काम हर एक यूनिट की। अगर आपकी 10 यूनिट यहां पे हैं, 10 यूनिट में आप एक एक पेपर को, उसके पहले एक एक सब्जेक्ट को, कहीं ना कहीं आप एक पहली यूनिट को पढ़ रहे हैं तो अगर 10 पेपर आपके PIQ में हैं तो आप 10 सेट के पहले 5-5 क्वेश्चन सारे देख लीजिए। वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड की आपने देख लिया, इसी तरीके से आप रिसर्च को देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं आप जब ये 5-5 क्वेश्चन 10 पेपर यानी 50 क्वेश्चन भी आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें जो यूट्यूब से या बहुत सारे बहुत पैड कोर्स बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि किस तकनीकी के साथ हमें पढ़ना है। और जैसे ही आपको वो तकनीकी पता चली तो आपने देखा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, वहां से आप देख रहे हैं कि ICT से क्वेश्चन बन रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो हमारे लर्न होने चाहिए कि शिक्षण विधियां क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, कहीं ना कहीं ICT का प्रयोग क्या हो रहा है, शिक्षण के स्तर क्या है। तो कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे तो आपको घूम फिर के वही 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बस थ्योरी आपकी अलग होती है। इसी तरीके से रिसर्च है, यानी कि रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड आप सिर्फ 5-5 क्वेश्चन जो 10 पेपर के आप लगाएंगे, उस 10 पेपर से ही आपका क्लियर चिट आपको मिल जाएगी कि क्या पूछा जा रहा है और क्या मुझे पढ़ना है, और इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। यानी कि आप अगर पढ़ने लगेंगे यूट्यूब पे या पैड कोर्स जो पढ़ा रहे हैं, आप एक एक यूनिट भी तो ऐसा उलझ जाएंगे कि आपको कुछ क्लियर ही नहीं होगा कि आखिर हम करें क्या। तो ये आपको करना है। फिर आपने देखा कि जो आपका एक सबसे इसमें यूनिट है आईसीटी की यूनिट में आप देखेंगे कि आप सबसे पहले ही दिन से जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में फुल फॉर्म पूछे गए हैं और जो संबंधित आपकी केवीएस मैदान है या आपके पास यूथ कंपटीशन की बुक है या आपके पास कोई भी बुक है जो आपके पास यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर है, सारे आप फुल फॉर्म एक जगह पे चस्पा कर लीजिए और डेली पढ़िए। वो सोचेंगे वहां पे जाके तभी वो 100% सही कर पाएंगे।
तो ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं, ये आपको सिर्फ केवल करना है क्या, फुल फॉर्म तैयार कर लेना है। फिर आपको देखना है कि इसमें दूसरा क्या करना है कि इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं बाइनरी डिजिट से, कि बाइनरी हेक्सा कैसे बदले, वो आप सीख लीजिए। अगर आप, हमारे पास समय है, आप कहेंगे हम कि मैं कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको जरूरत है, तो आईसीटी में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल आपको सिखा देंगे। वहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि फुल फॉर्म और न्यूमेरिकल। फिर आप देखते हैं कि जितनी भी आधुनिक तकनीकी आ रही है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, इन सभी को देखेंगे कि इनका शुरुआत कब हुई। यानी कि पहले फेसबुक आया या यूट्यूब आया या इंस्टाग्राम आया या आपका ब्राउजर आया। तो इन सभी को, जो भी आज नई आधुनिक तकनीक अपनाई जा रही है, उस नई आधुनिक तकनीक की कब, ईयर वाइज की कब वो लॉन्च हुआ, वो आपको देख लेना है, फुल फॉर्म तैयार कर लेना है। और यहां पे एक क्वेश्चन आता है मेमोरी से, मेमोरी का क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे और इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा यहां से उलझने की जरूरत नहीं है। यानी कि 5 क्वेश्चन, 5 5 5 और 15, यानी 15 क्वेश्चन आपके ये हो गए। और जिन बच्चों का मैथ अच्छा है या मैथ नहीं भी अच्छा है, तो उसमें आपको औसत पढ़ लेना चाहिए, उसमें आपको परसेंटेज पढ़ लेना चाहिए, उसमें आपको कार्य और समय से क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसमें आपको चाल और दूरी, वह इतने टॉपिक आपको, एक तो एवरेज पढ़ लेना है, परसेंटेज पढ़ लेना है, और फिर आपको कार्य और समय पढ़ लेना है। फिर उसके साथ आपका, मान के चलिए मैथ का अगर 5 क्वेश्चन आएगा, तो आपके 3 क्वेश्चन 101% होने वाले हैं। और आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से मैथ। तो यानी कि आपके 20 पीए हो गए। फिर आप देखते हैं कि हायर एजुकेशन, यानी 10 यूनिट इसकी जो है, 10 यूनिट में भी आप देखेंगे कि वहां पे आपको सबसे पहले वैदिक समय की, जो उस समय वैदिक समय की जो शिक्षा प्रणाली थी, वैदिक समय की शिक्षा प्रणाली की जो संस्थान है, वो तक्षशिला है, नालंदा है, इन सारे संस्थानों का क्रम पहले ही दिन से जब भी पढ़ना, आप जो भी 7 8 आप यूनिवर्सिटी हैं मेन, वो सारी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट अपने सामने रख लेना और डेली एक बार देख लेना कि वहां पे हमसे ये गलत ना हो क्वेश्चन कि नालंदा की स्थापना किसने की, नालंदा पहले आई कि तक्षशिला पहले आई कि हमारी विक्रमशिला पहले आई कि हमारी नादिया आई। अपने आप से बात करना, और वहां पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपसे एक क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। और नालंदा के आचार्य कौन थे, तक्षशिला के आचार्य कौन थे, वहां पे जो आचार्य थे, अगर उन्होंने कोई पुस्तक लिखी है तो वो पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैचिंग करने की वजह से। फिर आप देखते हैं कि जब यहाँ पे वैदिक शिक्षा आपकी खत्म हो जाती है, फिर आपके कुछ कमीशन बने हुए थे, जो आप शिक्षा पद्धति आप देखते हैं 10th यूनिट में, तो वहां पे जो कमीशन बने होते थे, आप किसी से ना पढ़िए, यूट्यूब पे डेली ना देखिए, तब भी आप अगर कमीशन को रोज देखेंगे कि पहले बुट्स आयोग आया, कि वहां पर यूनिवर्सिटी आयोग आया, या हमारा ज्ञान आयोग आया, सिर्फ यही देखना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, और अगर आया तो उसमें सिफारिश क्या किया। जैसे कि आप अभी ने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा कि किसने विज्ञान किस रूप में कहा, तो उस विज्ञान को आप समझे, वैसे ही वहां पे आयोग को सिर्फ अपने आप देखना है, डेली 5 मिनट या 2 मिनट भी देखेंगे आयोग से 101% आपके 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन मिलने वाला है, और आपका यूजीसी नेट जीआरएफ का सपना पूरा करने वाला। यानी कि डेली हमको आयोग यहां पे देखना है। फिर हम यहां पे बात करते हैं कि आयोग हो गए, फिर कुछ ऐसे रिसर्च संस्थान हैं, उन रिसर्च संस्थानों का हमने देखना है कि पहले हिस्ट्री से संबंधित रिसर्च संस्थान बना या हमारा आईटी से संबंधित रिसर्च संस्थान पहले बना, कि कौन सा रिसर्च संस्थान कब आया और उसकी कब वो हुआ। फिर आप देखते हैं कि कुछ आईसीटी में योजनाएं हुई, कुछ योजनाएं हायर एजुकेशन को लेकर आई, तो उन योजनाओं को पढ़ना है। और नई शिक्षा नीति, यानी कि बस इतनी ही पढ़नी है कि नई शिक्षा नीति आप पढ़ लीजिए, बस आपका मान के चलिए 5 क्वेश्चन कहीं भी आपका जाने वाला नहीं है। फिर आप एक यहां पे यूनिट में देखते हैं, फर्स्ट पेपर में आपकी एक यूनिट आती है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन में आपको क्या देखना कि जितना व्यवहारिक आप हो सकते हैं, यानी कि बातचीत जो हो रही है, कहीं ना कहीं जो बातचीत हो रही वो कितना व्यवहारिक हो रही, और आप पीवाईक्यू ही सॉल्व कर लेंगे पिछले 5 साल का, आप जान जाएंगे कि मास कम्युनिकेशन क्या है, मीडिया में क्या कैसे हो रहा है, कैसे व्यक्तिगत होता है, कैसे इंट्रा होता है,
ये सारी बातें सिर्फ आप पीआईक्यू से समझ जाएंगे। और आप क्वेश्चन बनाना आपको सीखना है, मास्टर नहीं बनना है कि आपके क्वेश्चन बनना है। पता चला आपने बहुत सारी ढेर सारी थ्योरी पढ़ा दिया किसी टीचर ने और बाद में आप रिवीजन ही नहीं कर पाए, या उतनी थ्योरी की आपको जरूरत ही नहीं है, आप उसके चक्कर में सेकंड पेपर पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो यानी कि जितने भी फर्स्ट पेपर हैं पीआईक्यू के हिसाब से ठीक करना है, और क्या बिल्कुल 100% पढ़ना है उस चीज को मैंने बता दिया है। और उस चीज को अगर आप कर लेना, मैं यकीन मानिए कि आपका पहले ही प्रयास में कोई पेपर आपका जीआरएफ होगा। आपको संप्रेषण के बारे में बता दिया कि संप्रेषण का आपका पीआईक्यू करना है और प्रीवियस क्वेश्चन देखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ने की बात है। फिर आप देखते हैं कि इसी फर्स्ट पेपर में आपका एक यूनिट है जो गद्यांश आता है। कहीं ना कहीं वो गद्यांश भी आपको बहुत सरल होता है। आपको सिर्फ क्या करना है कि पहले एक बार उस गद्यांश को पढ़ जाना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन के बाद पूरे जो भी आपका डाटा दिया गया है उसको पढ़ लेना है। उस पे जो वहां पे स्क्रीन का प्रॉब्लम होती है कि स्क्रीन पे आपको चीजें मिलती है तो आप मार्क नहीं कर पाते, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ के उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप वहां पे घबराए ना, बहुत इत्मीनान के साथ आप पहले समझ लीजिए पूरे पैराग्राफ को कि पैराग्राफ कह क्या रहा है। और उस पैराग्राफ को क्वेश्चन पहले आप पढ़े ही होंगे, और जैसे ही पैराग्राफ आप पढ़ेंगे आपको जो भी क्वेश्चन में चीजें आप पढ़ के आए हैं कहीं ना कहीं वो क्लिक कर जाएगा, और वो आपके 100% जो पांच नंबर आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं वो बन जाएंगे। यानी कि आपकी जो मोटी मोटी है, तो आपने देखा कि फर्स्ट और सेकेंड 2 यूनिट, फिर आपने देखी चौथी यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई, मैथ वाली यूनिट कंप्लीट हो गई, फिर आपने देखा कि हायर एजुकेशन की यूनिट कंप्लीट हो गई, आईसीटी की यूनिट कंप्लीट हो गई। यानी कि 35 नंबर आपके ऐसे ही आ गए, यानी कि बहुत कम प्रयास में। तो आप यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िएगा, आपको जो भी मैंने बताया कहीं ना कहीं वही डेली पढ़ने की जरूरत है। वही हम नहीं पढ़ पाते, नहीं याद होता, इसलिए हमारे पेपर अच्छे नहीं जाते हैं। सेकेंड पेपर में आपको बता रहा हूं कि सेकेंड पेपर में विधिशास्त्र है या संविधान आपका है या प्रशासनिक विधि है, इन सारी विधियों में केवल आपको करना क्या है कि आपके बेस्ट कंटेंट आपके पास हो और डेप्थ हो, आपके पास सब्जेक्ट की समझ हो, समझ के साथ हमारा रिवीजन हो। यानी कि जो मैंने आपको 6 घंटे का नियम बताया है, 2 घंटे आपने फर्स्ट पेपर पर दिया और 4 घंटे सेकेंड पेपर पे दिया, और 4 घंटे में आपने देखा कि हमको करना क्या है। तो पहली बात आपको क्या करना है, 2015 से 2024 तक जितना भी पेपर पूछा गया है, जितना भी पेपर आपसे पूछा गया है, उस पेपर को आप, मार्केट में यूथ का आ रहा है, यूथ ने आंसर भी अच्छे से करके रखा है, वो आप खरीदना। और उस एक एक पेपर को सब्जेक्ट वाइज, अगर हम वहां पे जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस की 2015 से 2024 तक जो भी क्वेश्चन आए वो आप सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व करके अगर हो सके, समय हो, तो A4 साइज का पेपर निकालिए और A4 साइज पेपर पे उस टॉपिक का नाम, जिस टॉपिक से जहां से क्वेश्चन बना उस टॉपिक का नाम कि यहां से बनेगा, और मुश्किल से 2-3 पन्नों में 2015 से 2024 के बाद आपके पास एक डाटा आ जाएगा जूरिस्प्रूडेंस का, आपके पास डाटा आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी मतलब एक एक यूनिट 2015 से 2024 तक आप करिए, A4 साइज पेपर निकालिए, आप पेपर और कॉपी उठाइए, किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है कि आप निकालिए कॉपी और एक एक यूनिट जूरिस्प्रूडेंस पढ़िए 2015 से 2016, और आप ये डाटा पूरा निकालिए कि कहां से क्वेश्चन बन रहा है और क्या बन रहा है, किस लेवल का बनना है, कितनी डेप्थ के साथ हमको पढ़ना है। ये आप जब लिख ले रहे हैं तो ये डाटा सारी आप 10 यूनिट का ये करना है। 10 यूनिट का जब ये आप कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 50% पेपर तैयार हो गया, सिर्फ इतना ही करने से कि केस ला कहां से पूछे जा रहे हैं, कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, आप यहां से चीजें पूरी एकदम क्लियर कर लेंगे। इसकी गारंटी है आपको, मैं देता हूं। फिर आपने जितना कर लिया 50% ये आपकी तैयारी हो गई, और फिर जाके केवल और केवल यही थ्योरी हमको पढ़ना है और उसी डेप्थ के साथ पढ़ना जिस डेप्थ के साथ वो पूछते हैं। अगर AIR पूछ रहे हैं तो AIR पढ़ना हमें पेपर के समय, अगर हमसे कोई विधिशास्त्री पूछ रहे हैं, विधिशास्त्री के
चीजों को क्रम से पूछ रहे हैं कि किस क्रम से कौन सा विशास्त्री आई, उसने जो पुस्तक लिखी वो पुस्तक सबसे पहले किस विशास्त्री ने लिखी, उसके बाद किसने लिखी, वो क्रम पूछा तो वो याद करना है। हमें देखना है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई सेक्शन है विवाह के लिए, अगर पूछा हिंदू मैरिज एक्ट में, तो विवाह में अगर विवाह विच्छेद के जो आधार है वो हमसे सीरियल नंबर से पूछ रहे हैं कि कौन कौन से क्रम पे कौन सा आधार है विवाह विच्छेद का, तो वो क्रम ही याद करना है। अगर हमसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन मैच करने के लिए नहीं आ रहा है कि मैच करिए, आपसे सेक्शन दिए जा रहे कि 5 से 6 सेक्शन दे दी गई, वो आपसे बता दिया कि अरेंज करिए कि पहले कपट था या पहले आपका जो है दुरुपदेशन था। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है कि ये हमारे दिमाग से खेलते हैं, और वो दिमाग से खेलने से आप जैसे ही 2015 से 2024 तक पेपर सॉल्व करेंगे और जो आपके पास ये 5-5, 6-6 पेजों में जो आपके पास डाटा आएगा कि यहां से क्वेश्चन बनना है वो इस तरीके से बनना है, ये भी लिखना किस तरीके से बनना है। यानी कि जब हम पढ़ने जाएं तो हम वो डेप्थ देखेंगे किस तरीके से वो क्वेश्चन बन रहा है। अगर आप नहीं करेंगे तो हम बताएंगे ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। जून आपका टारगेट है, मेरा टारगेट है कि जून में आप 101% जो भी मेरे साथ बच्चा जुड़े वो जीआरएफ करे। मेरा अनुभव हो सकता है मेरा थोड़ा सिस्टम आपको वो आधुनिक ना नजर आए, लेकिन जो भी मेरे पास सिस्टम है वहां से आपको मैं बेस्ट देने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको मैंने जो विधिशास्त्र के बारे में बताया, फिर पेपर किस तरीके से आपको तैयार करना है उसके बारे में बताया, और कहीं ना कहीं आपको वो बातें समझ में आई होंगी कि जो हम लोगों को स्लाइड पे पढ़ा दे जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो बातें, वो डेप्थ चीजें नहीं बताते हैं, और कहीं ना कहीं वो व्यापारी हैं और आपसे व्यापार कर रहे हैं। तो इसलिए उस सब चीजों से निकल के हमें केवल और केवल पढ़ना है और समझना है कि पेपर को समझना है, ना कि बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में पढ़ना है। पेपर को समझ के उतना पढ़ लेना है और सफल हो जाना है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़िए, सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और इस तरीके से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और आपके लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होंगी, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, चाहे आपका वो लॉ से संबंधित पेपर हो, चाहे वो जुडिशरी से है, मेरा सारा अनुभव रहा है, मैं प्रोफेसर हूँ इस समय। तो वहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं, मैंने इतनी कम एज में अगर ये सब कर लिया तो इसका एक ही तरह का डेडिकेशन, और मैंने पेपर को समझा, क्योंकि हमारी लड़ाई पेपर से है, ना कि किसी सब्जेक्ट के बहुत बड़े बोझ से है। हम अगर पेपर को सॉल्व करना सीख जाते हैं, क्योंकि हमें वो जो 300 नंबर, जो यहाँ पे 300 नंबर हमारे आएंगे, ये हमारे जो 150 क्वेश्चन आएंगे, हमें कितना भी क्यों ना ज्ञानी हो, कितनी भी जानकारी ना रखते हो, लेकिन हम ये 3 घंटे में ये 150 क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कंटेंट हमारे पास नहीं तैयार है, तो क्या फायदा उस ज्ञान का। यानी कि हम पेपर को समझें, पेपर को सॉल्व करने वाले बन जाएं, और हम इसमें 300 में अगर 200 प्लस स्कोर करके जीआरएफ ले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हम भले ही ज्ञानी ना हो, लेकिन हम इस पेपर को सॉल्व करना सीख गए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए। हमें क्वेश्चन सीखना है। अगर हमारे पास, आज सब लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास 100 दिन बचे हैं, कोई सोच रहा है कि हमारे पास 90 दिन बचे हैं, कोई बता रहा 80 दिन बचे हैं। ये 90 और 80 दिन में हम अगर एक क्वेश्चन डेली तैयार कर रहे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन एक सब्जेक्ट करा, अगर एक एक क्वेश्चन तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके 80 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, 90 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये 200 का जो स्कोर है उस पर आप खड़े होंगे। और जैसे ही आप 200 के स्कोर में खड़े होंगे, आपके पास नेट या जीआरएफ होगा। तो जैसे ही नेट और जीआरएफ होगा, अगर यहाँ पे होंगे तो आप 42 से 45 हजार रुपये वाले होंगे, और यहाँ पे भी आप खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं अप्रूवल करा रहे हैं तो आपको 25 से 50 हजार रुपया दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कोई, अगर आप प्राइवेट कॉलेज भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके हाथ में 25 से 50 हजार की एक हाथों में हर पर मंथ वाली लकीर आ जाएगी। उसके बाद आप जो भी कंपटीशन देना चाह रहे हैं, जिस भी कंपटीशन में बैठना चाह रहे हैं जुडिशरी की, बैठिए। लेकिन अगर आपके पास एलएलएम में मास्टर्स है तो कहीं ना कहीं आप पहले इस लकीर को हाथ में ले आइए, जो आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देगी और आपको हमेशा अंदर से मोटिवेट रखेगी। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़िए हमसे। और बस इसी के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो हमारी कल मिलने वाली है आपको 7:30 बजे। तो उसके साथ हमारी एक मैम है जो साइन लॉ ग्रुप पे आपको डेली सुबह 10 बजे से कॉन्टेक्ट एक्ट पढ़ाती हैं, और बहुत ही जल्द आपकी समझ रोहित सर आने वाले हैं, जो आपको पार्टनरशिप एक्ट, गुड्स एंड सेल्स एक्ट,
एनआईए एक्ट, यानी कि वो ऐसे चीज़ों को बताएंगे जहां से आप पेपर इतना नहीं पढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे, टॉर्ट पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे, लेकिन वो छोटे छोटे एक्ट जहां से आप केवल और केवल अगर इंडेक्स भी आपका तैयार हो जाए तो आपका भला हो जाए, यानी कि वो इंडेक्स तैयार करवाने का काम आपका करेंगे। और कहीं ना कहीं वो छोटे एक्ट से जो आपके 10 क्वेश्चन हमेशा कम पड़ जा रहे हैं नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, वो 10 क्वेश्चन आपके तैयार करवाने आएंगे और उन छोटे एक्टों का। तो दोस्तों, जय हिंद,